उम, सोचिए हमारे देश की आबादी लगभग 140 करोड़ है ना? और और अगर कभी ये डेटा सामने आए कि इनकम टैक्स का जो पूरा भारी भरकम ढांचा है, वो महज एक बहुत ही छोटे से प्रतिशत के कंधों पर टिका हुआ है। मतलब ये आंकड़ा किसी को भी चौंका सकता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक साधारण आंकड़ा नहीं है। ये एक बहुत ही गहरी और कॉम्प्लेक्स व्यवस्था का हिस्सा है जो हर घर के बजट को रोजाना प्रभावित कर रही है। सही कहा। मतलब एक आम सवाल जो हर महीने की आखिरी तारीख को लोगों के मन में उठता है, जब मेहनत की कमाई बैंक खाते में आती है, तो उसका एक बड़ा हिस्सा तो पहले ही कट चुका होता है, टीडीएस के नाम पर। हाँ, और ऐसा लगता है कि चलो देश के प्रति जो टैक्स की जिम्मेदारी थी वो पूरी हो गई। एग्जैक्टली। लेकिन लेकिन जब उसी बची हुई कमाई को लेकर कोई बाजार जाता है, तो हर छोटी बड़ी चीज पर फिर से एक नया टैक्स जुड़ जाता है। हम्म, तो आज के इस डीप डाइव में हम इसी व्यवस्था के पीछे का विज्ञान समझने की कोशिश करेंगे, इकोनॉमिक सर्वे और रोजमर्रा के डेटा के आधार पर। और देखिए, इस विषय की गहराई में जाने से पहले एक बेहद जरूरी बात क्लियर कर देना अच्छा रहेगा। आज की इस चर्चा में कुछ ऐसे पहलू सामने आएंगे जिन पर राजनीतिक रूप से अलग-अलग राय हो सकती है। हाँ, बिल्कुल। तो हमारा उद्देश्य यहाँ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या विचारधारा का समर्थन या आलोचना करना बिल्कुल नहीं है। हम केवल आज के सोर्सेज के आधार पर एक निष्पक्ष एनालिसिस कर रहे हैं ताकि इस पूरी व्यवस्था को बिना किसी पूर्वाग्रह के समझा जा सके। ये क्लैरिटी बहुत जरूरी थी। तो चलिए इस आर्थिक भूल भुलैया को थोड़ा डिकोड करते हैं, वो भी इस तरह कि एक हाई स्कूल का बच्चा भी इसे आसानी से समझ सके। हाँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो अगर हम एक आम मिडिल क्लास परिवार के रोजमर्रा के बजट का उदाहरण लें, सुबह उठकर जो टूथपेस्ट इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब उस पर भी जीएसटी लगा हुआ है। सही बात है। और नाश्ते के लिए जो पैकेट वाला दूध या ब्रेड आ रहा है उस पर भी टैक्स है। और फिर जब काम पर जाने के लिए गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं, तो वहां वहां तो एक बहुत बड़ा हिस्सा एक्साइज ड्यूटी और वैट में चला जाता है। मतलब टैक्स का मीटर तो सुबह से ही चालू हो जाता है। और इसे समझने के लिए मैं एक हाई स्कूल के बच्चे की पॉकेट मनी का उदाहरण देना चाहूंगी। सोचिए, एक बच्चे को घर से पॉकेट मनी मिलती है, हम्म। लेकिन घर वाले पहले ही उसमें से कुछ पैसे घर के खर्चे के नाम पर काट लेते हैं। ये हो गया आपका डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स। अच्छा, जो सीधे सैलरी से कट गया। बिल्कुल। अब वो बच्चा बचे हुए पैसे लेकर स्कूल की कैंटीन में जाता है समोसा खाने, लेकिन कैंटीन वाला उस समोसे की कीमत के ऊपर एक एक्स्ट्रा फीस और लगा देता है। अरे वाह! तो ये जो एक्स्ट्रा फीस है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, जैसे कि जीएसटी। एग्जैक्टली। और यही है वो जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस करते हैं। डायरेक्ट टैक्स सीधा इनकम पर लगता है और इनडायरेक्ट टैक्स आपके कंजम्पशन यानी खर्चों पर लगता है। तो क्या हम इसे डबल टैक्सेशन या दोहरा कर कह सकते हैं? क्योंकि पैसा तो एक ही है ना? एक तरह से हाँ। और मजे की बात यह है कि कुछ टैक्स तो इतने छुपे होते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। हम्म। जैसे घर का बिजली का बिल। अच्छा, मुझे तो लगता था हम सिर्फ जितनी यूनिट्स बिजली यूज करते हैं, उसी का पैसा देते हैं। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, लेकिन अगर आप उस बिल के पन्नों को ध्यान से देखें तो उसमें फिक्स्ड चार्ज, क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और लोकल टैक्स जैसी बहुत सी चीजें छुपी होती हैं। एक मिनट, सच में? मतलब वो सिर्फ यूनिट का चार्ज नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसी तरह जब हम किराने की दुकान से महीने भर का राशन लाते हैं, हम्म। तो साबुन से लेकर मसालों तक हर चीज में इनडायरेक्ट टैक्स का एक बड़ा हिस्सा शामिल होता है। हम्म। स्रोतों में इसके लिए एक पिज्जा का उदाहरण भी दिया गया था ना? वो बड़ा दिलचस्प था। हाँ, सोचिए कुछ लोग मिलकर एक बड़ा पिज्जा ऑर्डर करते हैं। वो पिज्जा एक परिवार की महीने की आमदनी है। ठीक है। जब पिज्जा डिलीवर होता है तो डिब्बा खुलने से पहले ही कुछ स्लाइस घर के नियम के नाम पर निकाल लिए जाते हैं। ये आपका इनकम टैक्स हो गया। जो सीधे कट गया। और जो बाकी बचा, अब जो स्लाइस बचे हैं, उन्हें खाने के लिए जब भी कोई एक बाइट लेता है, तो उस बाइट का एक छोटा सा हिस्सा खाने की फीस के रूप में निकाल लिया जाता है। अरे बाप रे, हर बाइट पर टैक्स। हाँ, हर बाइट पर। ये इनडायरेक्ट टैक्स है। अब सवाल ये उठता है कि ये व्यवस्था इतनी जटिल क्यों है। हाँ, मतलब एक ही बार में टैक्स ले लेना क्या काफी नहीं है? देखिए, अर्थव्यवस्था के नजरिए से सरकार को देश चलाने के लिए रेवेन्यू के कई सोर्सेज चाहिए होते हैं। सिद्धांत रूप से ये ढांचा इसलिए था कि जो लोग इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते, वो भी देश के विकास में अपना योगदान दे सकें। क्योंकि हमारे देश में बहुत बड़ी आबादी तो एग्रीकल्चर या इनफॉर्मल सेक्टर में है, जो इनकम टैक्स नहीं देती। सही कहा। इसलिए हमारा टैक्स बेस बहुत छोटा है और इसी वजह से सरकार को रेवेन्यू के लिए
इनडायरेक्ट टैक्स यानी कंजम्पशन पर बहुत ज्यादा निर्भर होना पड़ता है। और मुझे लगता है यहीं से अमीर वर्ग और मिडिल क्लास के बीच का वो बड़ा अंतर पैदा हो जाता है। अगर हम इनकम टैक्स स्लैब्स को देखें तो 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है और 15 लाख से ऊपर सीधे 30% तक का भारी टैक्स लग जाता है। बिल्कुल। तो अक्सर लोग ये पूछते हैं कि सारा बोझ सिर्फ इस मिडिल क्लास पर ही क्यों आता है? इसके पीछे 4 मुख्य कारण हैं। पहला है सैलरी की ट्रांसपेरेंसी। जो मिडिल क्लास दफ्तर में नौकरी कर रहा है उसकी इनकम पूरी तरह पारदर्शी है। हाँ, मतलब टीडीएस तो अपने आप कट जाता है, छुपने का कोई रास्ता ही नहीं है। एग्जैक्टली, कोई बचाव नहीं। दूसरा कारण है टैक्स प्लानिंग। अमीर लोग या जो बड़े बिजनेस चला रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट्स और लीगल लूपहोल्स का इस्तेमाल करके अपना टैक्स काफी बचा लेते हैं। लेकिन मिडिल क्लास के पास ये ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं। वो चाह कर भी इतना निवेश नहीं कर सकते। सही बात है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है इनडायरेक्ट टैक्स का एक्सपोजर। सोचिए, एक मिडिल क्लास परिवार अगर महीने के 50,000 रुपए कमाता है तो वो 45,000 रुपए घर चलाने में खर्च कर देता है। मतलब अपनी कमाई का 90% हिस्सा वो रोजमर्रा की चीजों पर खर्च कर रहे हैं। हाँ, और उस पूरे 90% पर वो जीएसटी दे रहे हैं। वहीं एक बहुत अमीर व्यक्ति अगर 25 लाख रुपए महीने कमाता है तो वो रोजमर्रा की चीजों पर शायद 2-3 लाख ही खर्च करेगा। बाकी तो इन्वेस्ट हो जाएगा या सेविंग में जाएगा। बिल्कुल। तो प्रतिशत के हिसाब से देखें तो मिडिल क्लास अपनी कुल आय का बहुत बड़ा हिस्सा इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में चुकाता है। और चौथा कारण है हमारे देश का बहुत छोटा टैक्स बेस, जहां बहुत कम लोग डायरेक्ट टैक्स देते हैं। हाँ, और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे ये पूरा का पूरा सिस्टम एक छोटे से नौकरी पेशा वर्ग पर ही निर्भर होकर रह गया है। ये बात तो है। लेकिन अगर इसी तरह मिडिल क्लास टैक्स के बोझ तले दबता रहा और उन्होंने अपना खर्च कम कर दिया तो क्या होगा? मतलब इसका कोई चेन रिएक्शन भी तो होता होगा। बिल्कुल होता है। देखिए, मिडिल क्लास देश की अर्थव्यवस्था का कंजम्पशन इंजन है, यानी खपत का इंजन। ठीक है। अगर उनकी जेब में डिस्पोजेबल इनकम यानी खर्च करने लायक पैसा कम होगा तो वो सबसे पहले बाहर खाना कम कर देंगे, नया फ्रिज या गाड़ी खरीदने का प्लान टाल देंगे। और जब ये कटौती लाखों परिवार एक साथ करेंगे तो सीधा असर बाजार पर पड़ेगा। हाँ, मोहल्ले के किराने वाले से लेकर बड़े शोरूम्स तक सबकी बिक्री कम हो जाएगी। जब डिमांड घटेगी तो लोकल बिजनेस सफर करेंगे। मतलब कारखानों में माल कम बनेगा और फिर जॉब्स भी कम हो जाएंगी। एग्जैक्टली। लोकल युवाओं के लिए नौकरी के अवसर कम होने लगेंगे, जिससे अंततः राष्ट्रीय आर्थिक विकास यानी नेशनल ग्रोथ धीमा हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। मैं यहाँ डेविल्स एडवोकेट बनकर सरकार का पक्ष रखता हूँ। ठीक है, बताइए। देखिए, सरकार को देश चलाने के लिए, वेलफेयर स्कीम्स के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हाईवेज और रेलवे के लिए पैसा तो चाहिए ही ना। वो पैसा कहाँ से आएगा? ये तर्क अपनी जगह एकदम सही है। बुनियादी ढांचे के लिए पैसा चाहिए, लेकिन फिस्कल पॉलिसी या राजकोषीय नीति का काम है बैलेंस बनाना। बैलेंस मतलब किस तरह का बैलेंस? मतलब अगर आप उस मिडिल क्लास की ही कमर तोड़ देंगे जो आपका कंजम्पशन इंजन है, तो भविष्य में बाजार में निवेश और नौकरी के अवसर दोनों खत्म हो जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा पर उसका इस्तेमाल करने वालों की जेब में पैसा ही नहीं होगा। ये तो सोचने वाली बात है। अगर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। आपका एक छोटा सा स्टेप हमें और वीडियोस लाने के लिए इनकरेज करता है। तो ये जो बैलेंस है ना, ये बहुत क्रिटिकल है देश की ग्रोथ के लिए। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम विषय को थोड़ा इंटरनेशनल लेवल पर ले जाएं तो विकसित देशों में जैसे यूरोप में वहां भी तो बहुत भारी टैक्स लगता है। फिर भारत की स्थिति उनसे अलग कैसे है? ये बहुत अच्छा सवाल है। अगर हम तुलना करें तो विकसित देशों में इनकम टैक्स काफी ज्यादा होता है, ये सच है। हाँ, लोग अपनी कमाई का आधा हिस्सा तक दे देते हैं। लेकिन उसके बदले में नागरिकों को बेहतरीन पब्लिक सर्विसेज मिलती हैं। मतलब मुफ्त और विश्व स्तरीय शिक्षा, कमाल की हेल्थ केयर सुविधाएं और सोशल सिक्योरिटी। मतलब उनको इस बात की टेंशन नहीं होती कि बुढ़ापे में या बीमारी में उनका क्या होगा। बिल्कुल, वहां उनका टैक्स उनके लिए एक तरह का निवेश बन जाता है। लेकिन भारत की रियलिटी थोड़ी अलग है। यहाँ विशाल जनसंख्या और संसाधनों पर भारी दबाव है। हाँ, और टैक्स कलेक्शन तो बढ़ रहा है पिछले कुछ सालों में। बढ़ रहा है, लेकिन उस अनुपात में पब्लिक सर्विस का स्तर वैसा नहीं हो पाया है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मिडिल क्लास जो इतनी बड़ी कीमत चुका रहा है उसके बदले में उसे सही वैल्यू या मूल्य नहीं मिल रहा है? एक तरह से हाँ,
क्योंकि भारी टैक्स देने के बाद भी एक आम इंसान को बच्चों की पढ़ाई के लिए प्राइवेट स्कूलों की भारी फीस देनी पड़ती है। कोई बीमार हो जाए तो प्राइवेट अस्पताल जाना पड़ता है। यहाँ तक कि सुरक्षा के लिए भी सोसाइटी में प्राइवेट गार्ड रखने पड़ते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा लगता है जैसे एक ही सर्विस के लिए 2 बार पैसे दिए जा रहे हैं, एक बार टैक्स के रूप में और फिर प्राइवेट सेक्टर को अलग से। ये तो है। अच्छा, अगर हम पिछले 10 सालों की बात करें, भारत की टैक्स पॉलिसी में एक बड़ा शिफ्ट आया है, तो वो नीतियां किस दिशा में गई हैं? देखिए, पिछले 1 दशक में सबसे बड़ा बदलाव जीएसटी के रूप में आया, जिसने इनडायरेक्ट टैक्स को बहुत फॉर्मलाइज कर दिया है। हाँ, टैक्स कलेक्शन तो बहुत रिकॉर्ड लेवल पे जा रहा है। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ डायरेक्ट टैक्स या इनकम टैक्स के स्लैब्स को महंगाई के हिसाब से एडजस्ट नहीं किया गया है। मतलब इनडायरेक्ट टैक्स का जाल तो बड़ा हो गया है, लेकिन इनकम टैक्स का बोझ अभी भी उसी वर्ग पर है। बिल्कुल सही। और इसी से भविष्य की कुछ बहुत गंभीर चिंताएं पैदा होती हैं। कैसी चिंताएं? सबसे बड़ा खतरा है महंगाई और बढ़ते टैक्स का खतरनाक कॉम्बिनेशन। जब चीजें महंगी होती हैं और इनकम का बड़ा हिस्सा टैक्स में जाता है, तो मिडिल क्लास की सेविंग्स बहुत तेजी से खत्म होती हैं। और अगर सेविंग्स ही नहीं होंगी तो इंसान भविष्य के लिए कैसे प्लान करेगा? एग्जैक्टली। इससे देश में वेल्थ इनइक्वालिटी यानी धन की असमानता और तेजी से बढ़ती है। तो फिर इसका निष्कर्ष क्या है? अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली आज ये सुन रही है, तो उनके लिए 3 प्रैक्टिकल तरीके क्या हो सकते हैं अपनी फ्यूचर टैक्स प्लानिंग के लिए? सबसे पहला तरीका है कि टैक्स में जो भी कानूनी छूट मिलती है उसका सही और मैक्सिमम इस्तेमाल करें, और ये साल की शुरुआत से ही प्लान करें, आखिरी मिनट में नहीं। ठीक है, ऑर्डरली प्लानिंग। और दूसरा है अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना। मतलब सिर्फ सेविंग अकाउंट पर निर्भर न रहें, ऐसी जगह निवेश करें जो आपको महंगाई दर से ज्यादा रिटर्न दे सके, ताकि इन्फ्लेशन को बीट किया जा सके। बिल्कुल। और तीसरा और सबसे जरूरी है एक बहुत स्ट्रॉन्ग हेल्थ इंश्योरेंस लेना, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी पल भर में जीवन भर की सेविंग खत्म कर सकती है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस है, लेकिन ये तो हुई व्यक्तिगत बात। क्या सरकार के पास कुछ उपाय हैं जिससे ये बोझ कम हो सके? कुछ पोटेंशियल रिफॉर्म्स? हाँ, विशेषज्ञों ने कई रिफॉर्म सुझाए हैं। सबसे पहला है टैक्स बेस को व्यापक बनाना, मतलब और लोगों को डायरेक्ट टैक्स के दायरे में लाना जो अभी नहीं है। और इनडायरेक्ट टैक्स को लेकर? दूसरा रिफॉर्म यही है कि रोजमर्रा की जो जरूरी चीजें हैं उन पर जीएसटी को रैशनलाइज या तर्कसंगत किया जाए, ताकि आम इंसान को राहत मिले। और स्लैब्स के बारे में? हाँ, तीसरा सुझाव है मिडिल क्लास को राहत देने वाली नीतियां लाना, जैसे इनकम टैक्स स्लैब्स को इन्फ्लेशन के साथ लिंक कर देना। ताकि जब महंगाई बढ़े तो टैक्स स्लैब भी थोड़ा ऊपर खिसक जाएं। बिल्कुल। और चौथा सबसे जरूरी, करदाताओं को बेहतरीन पब्लिक सर्विसेज वापस देना, ताकि उन्हें लगे कि उनका पैसा सही जगह इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल। तो अगर इन सभी बातों को हम समेटें, तो डायरेक्ट टैक्स से लेकर रोजमर्रा के सुबह की टूथपेस्ट वाले इनडायरेक्ट टैक्स तक, मिडिल क्लास वास्तव में हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। हाँ, और वही सबसे ज्यादा आर्थिक दबाव भी झेल रहा है। लेकिन जाते जाते स्रोतों के आधार पर मैं आपसे एक अंतिम विचार जानना चाहूंगा। हाँ, एक बहुत ही गहरा विचार है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। हम हमेशा इस बात पर बहस करते हैं कि इनकम पर कितना टैक्स देना है या खर्च पर कितना टैक्स देना। बिल्कुल, हमेशा यही डिबेट होती है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या हमारा टैक्स सिस्टम फेयर या निष्पक्ष है? अगर कुछ लोग पीढ़ियों तक बेतहाशा संपत्ति जमा कर पा रहे हैं और दूसरी तरफ देश की तरक्की के लिए सारा बोझ सिर्फ एक वर्ग के कंजम्पशन पर टिका है जो अपनी सेविंग्स भी नहीं कर पा रहा, तो क्या भविष्य में हमें इनकम की बजाय वेल्थ एक्यूमुलेशन यानी धन के संचय को एक अलग नजरिए से देखने की जरूरत नहीं है? बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट है। क्या हमारा वर्तमान सिस्टम सच में निष्पक्ष है? क्या विकास का बोझ समान रूप से बटा हुआ है? ये ऐसे सवाल हैं जिन पर हर इंसान को खुद विचार करना चाहिए। इसी गहरे सवाल के साथ आज की इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। सुनते रहिए और सोचते रहिए।